जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी बेटा। तो बच्चों आपका पेपर उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों आज FST 4 के हिंदी माध्यम को हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, वो भी केमिस्ट्री सेक्शन। ठीक, तो स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने प्री डॉक्टर SP सिंह सर के इस मिशन के साथ। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो बेटा इस मिशन के साथ ही हम लोग FST 4 के केमिस्ट्री सेक्शन को हिंदी माध्यम में डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बेटा यहाँ पर है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये किसने दिया? तो बेटा आंसर है मोजले ने दिया था। ठीक है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये किसने दिया? मोजले ने। अगर यही परमाणु क्रमांक की जगह बेटा परमाणु भार दे देता तो आंसर हो जाता मेंडलीफ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आपको निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए ऋणात्मक संकेत के साथ इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बढ़ते हुए क्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है? जरा देखते बेटा कौन कौन से तत्व हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। बेटा जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है वो हैलोजन की ज़्यादा होती है और चैल्कोजेन की कम होती है। हैलोजन की ज़्यादा, चैल्कोजेन की कम। एक बात और, सेकेंड पीरियड से ज़्यादा थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो सेकेंड पीरियड से ज़्यादा थर्ड पीरियड की, सेकेंड पीरियड से ज़्यादा थर्ड पीरियड की। तो बेटा ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड, सल्फर थर्ड पीरियड। अब जरा देखें हम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलें पीरियोडिक टेबल में तो साइज घटता है और साइज घटने के साथ इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर देखें बेटा तो फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन, सल्फर से ज़्यादा क्लोरीन, यानी जो क्लोरीन है वो मैक्सिमम है यानी कि अधिकतम है। फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन, सल्फर से कम ऑक्सीजन, यानी ये निम्नतम है या बोलें मिनिमम है। तो यहाँ पर बेटा अगर ऑप्शन में चेक करें तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन और सबसे कम ऑक्सीजन। क्लोरीन ऑक्सीजन, क्लोरीन ऑक्सीजन। यहाँ क्लोरीन तो है बट सल्फर गलत हो गया सबसे पीछे। यहाँ पर ऑक्सीजन तो सबसे पीछे लेकिन फ्लोरीन आगे गलत हो गया। अब देखिए, अब अगर हम फ्लोरीन और सल्फर की बात करें तो हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ज़्यादा होती है और चैल्कोजेन की कम। तो बताओ ऑर्डर क्या हो गया बेटा? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, और आंसर बेटा हो जाएगा कौन सा? फोर्थ नंबर। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? फोर्थ नंबर। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा यहां पर कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं और इधर उनका शेप दिया हुआ है। ठीक है, आकार उनका या आकृति बोलें तो देखो जरा SF6। चलो पहले वाटर तो बहुत ही सबसे ज़्यादा लोगों को याद भी रहने वाली चीज़ है, वाटर। और यहाँ पर कितने लोन पेयर? 2। हाइब्रिडाइजेशन होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर। तो 2 और 2 4, और 4 बेटा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और अगर 0 लोन पेयर होता sp3 के केस में तो जो शेप होता इसका वो होता टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी। लेकिन 2 लोन पेयर हैं तो शेप हो जाएगा बेंट शेप या वी शेप या एंगुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा मुड़ा हुआ एंगुलर। देखो बेटा एंगुलर है ना, तो H2O को किससे मिला देंगे? फर्स्ट से, यानी D की मैचिंग फर्स्ट से। तो D की मैचिंग फर्स्ट से, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब हम लोग बात करते हैं बेटा XeF4। XeF4 सेंट्रल एटम जिनॉन
और हम लोग कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाफ सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि कितने हो जाएंगे 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम यानी कि एक वैलेंसी वाले कितने एटम है 4 और कोई चार्ज नहीं है, तो 8 और 4 12 डिवाइड बाई 2 6 और 6 को बोलते हैं हम लोग बेटा sp3d2 और 6 माइनस साइड एटम कर दें तो क्या आ जाएगा लोन पेयर, तो 6 माइनस साइड एटम यानी 6 माइनस 4 2 लोन पेयर। और ध्यान देना बेटा sp3d2 और 2 लोन पेयर, और अगर केवल sp3d2 0 लोन पेयर होता तो शेप होता टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी, लेकिन अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो हो जाएगा वर्ग समतली। कैसा हो जाएगा वर्ग समतली। अब हम बात करें BRF5 फिर से हाफ सेंट्रल एटम ब्रोमीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 7 और 7 और 5 12 डिवाइड बाई 2 फिर से आ गया बेटा 6 और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 और 6 माइनस 5 यानी लोन पेयर बेटा कितना हो गया 1 और एक sp3d2 के केस में एक लोन पेयर जो शेप हो जाएगा बेटा वर्गाकार पिरामिडल यानी वर्गाकार पिरामिडल। अब बात करते हैं बेटा SF4 फिर से हाफ सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम 4 6 और 4 10 डिवाइड बाई 2 5। अब 5 माइनस साइड एटम 4 5 माइनस 4 यानी लोन पेयर कितना होगा बेटा 1 और 5 के केस में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d और sp3d के केस में एक लोन पेयर जो शेप होता है बेटा सीसा शेप। कैसा शेप होता है सीसा शेप। तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा ए की मैचिंग थर्ड से सही है, बी की मैचिंग सेकंड से ए की मैचिंग थर्ड से, बी की मैचिंग सेकंड से बिल्कुल सही है, बी की मैचिंग सेकंड से, सी की मैचिंग 4 से, डी की मैचिंग फर्स्ट से। आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा सेकंड। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 यदि जलवाष्प को एक आदर्श गैस माना जाए तो 1 बार और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल पानी को वाष्पीकरण के लिए मोलर एंथैल्पी यानी कि डेल्टा H कितना है बेटा 41 किलोजूल पर मोल। ठीक। और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन यानी डेल्टा U और इसी को बोलते हैं बेटा डेल्टा E, ये पूछा जा रहा है कितना होगा। तो बेटा पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। H2O लिक्विड किस में बदलना है H2O गैस यानी वेपर किस प्रेशर पर 1 बार प्रेशर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये है। अब जरा देखते हैं बेटा डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। अब बेटा एक चीज़ बताओ, यहाँ पर अगर हम लोग डेल्टा NG की कैलकुलेशन करें तो डेल्टा NG होता है गैसियस प्रोडक्ट यानी गैसियस उत्पाद माइनस गैसियस क्रियाकारक। तो क्रियाकारक तो कोई गैसियस है नहीं, तो बताओ प्रोडक्ट में यानी प्रोडक्ट कितना है गैसियस मोल कितना 1 माइनस 0 यानी कितना आ गया 1। अब बताओ डेल्टा NG आ गया 1, R की वैल्यू हम लोग रख देंगे अच्छा हमें पूछा क्या है डेल्टा E, तो बताओ डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस में इधर, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा NG/RT। बहुत ही सिंपल। अब बेटा डेल्टा H इन्होंने दे दिया बेटा कितना 41, लेकिन ध्यान देना बेटा यहाँ 41 क्या है किलो जूल में है, किलो जूल पर मोल में। तो माइनस डेल्टा NG 1
अब आर बेटा जूल वाली नहीं रखना, किलो जूल में रखना है। तो आर होता है बेटा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। अब बताओ आर अगर ये जूल है और हमें क्योंकि डेल्टा एच किलो जूल में है तो ये भी होना चाहिए किलो जूल में। तो जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड इनटू टेम्परेचर किस में होना चाहिए बेटा, केल्विन में। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें 273 जोड़ देंगे तो केल्विन बदल जाएगा, यानी 373। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 373। क्लियर है? तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा कौन सा, 37.904, 37.904। तो ये बहुत ही कम वैल्यू है बेटा, तो थोड़ी से 41 से कम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 37.904। क्या बात समझ में आ रही बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन 55 यानी 55 नंबर क्वेश्चन। कथन है, कथन 1 और कथन 2, एमाइलोज पानी में घुलनशील है, बिल्कुल सही है। और ये स्टार्च का कितना परसेंट होता है, 15 से 20% घटक है ये। ठीक, एमाइलोपेक्टिन, तो ये बिल्कुल सही बात है बेटा। स्टार्च का 15 से 20% एमाइलोज होता है जो कि स्ट्रेट चेन होता है, यानी सीधी रेखा होती है। ठीक, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं होती, इसलिए पानी में क्या है, घुलनशील है, बिल्कुल सही। एमाइलोपेक्टिन बेटा स्ट्रेट चेन के साथ इसमें ब्रांचिंग भी हो जाती है बेटा, हाईली ब्रांच होता है बेटा। ठीक है, तो ये स्टार्च का 80 से 85% होता है और ये एक अघुलनशील घटक है। तो बताओ ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है और आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, 4th। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, 4th। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस सब अगर हम लोग देखें तो ये लैंथेनॉइड है और लैंथेनॉइड की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3। यानी कि +4 भी कन्वर्ट होना चाहता है किसमें, +3 में, और +2 भी कन्वर्ट होना चाहता है किसमें, +3 में। अब जरा देखो CE यहाँ पर क्या है, +4 और EU +2। तो बेटा अगर ये CE +4 तो +4 किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, +3 में। तो ये +4 से +3 ये हुआ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो ये हुआ है रिडक्शन। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो एजेंट कैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक। जरा यहाँ देखो +2 से +3 यानी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये एजेंट कैसा, रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक। तो ये है अपचायक और ये है ऑक्सीकारक। तो ये अपचायक पहले बताना है, तो अपचायक बेटा क्या है, EU +2 और ऑक्सीकारक CE +4 और आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, 2nd। क्लियर है? तो हम लोगों ने 56 तक कंप्लीट कर लिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो Mn3+ से Mn2+ युग्म के लिए E0 का मान Cr+3 से Cr+2 युग्म और Fe+3 से Fe+2 युग्म के E0 मान की तुलना में बहुत अधिक धनात्मक है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो बताओ ये हो रहा है रिडक्शन, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा होता है और धनात्मक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखो Cr और Fe यानी Cr और Fe की तुलना में जो मैग्नीज की तीसरी आयनीकरण ऊर्जा है का मान अधिक होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब क्यों ज़्यादा होता है इसका रीजन समझिए बेटा। Mn बेटा होता है इसका 25, आउटर मोस्ट सेल का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 4s2 3d5, 4s2 3d5। अब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बताओ ये क्या हो गया, हाफ फेल्ड स्टेबल। अब बताओ 2 के बाद अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ से निकलेगा, जो कि एक क्या है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, हाफ फील्ड स्टेबल। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन है, तो बताओ अगर बहुत कठिन है तो Mn की तीसरी आयनीकरण ऊर्जा का मान
क्रोमियम की और आयरन की तीसरी आयनीकरण ऊर्जा की मान से बहुत अधिक है, इसीलिए इसके Mn+3 से Mn+2 युग्म के लिए जो E0 की वैल्यू है बहुत अधिक पॉजिटिव है। तो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहां पर देखो जरा, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, सॉरी, कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बात समझ में आ गई बेटा? अब देखो जरा 58, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फाइड पीला है? बेटा ध्यान देना, कैडमियम के जो सल्फाइड होते हैं वो कैसे होते हैं? पीले होते हैं। क्लियर है? कैडमियम सल्फाइड आप याद कर लीजिए, कैडमियम सल्फाइड क्या होते हैं? पीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, कथन और फिर कारण। बेटा पी ब्लॉक में जब समूह में नीचे जाते हैं तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था की स्थिरता घट जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है। आपको रीजन बताना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा ही अगर हम लोग डी ब्लॉक में जाएं, डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम या ग्रुप में नीचे जाते हैं तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था की स्थिरता बढ़ती जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था की स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन पी ब्लॉक में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था की स्टेबिलिटी घटती है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल ही सही हैं, लेकिन ये और ये आपस में इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन दोनों सही हैं। तो कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकार्बनिक लवण के जलीय विलयन को HCl से उपचारित किया। इनके सभी के जलीय विलयन को HCl से उपचारित किया बेटा, HCl से उपचारित किया। तो कह रहे हैं कि एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो सफ़ेद अवक्षेप व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका है बेटा? तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट सबसे पहले उसी का मिलेगा जिसके जो सॉल्ट की KSP क्या हो? KSP सबसे कम हो। जिसके सॉल्ट की KSP सबसे कम होगी उसका अवक्षेप जल्दी आ जाएगा। तो बेटा ध्यान देना, ये आपको याद ही रखना है कि Hg2+2 यानी मर्क्यूरस क्या बना लेगा? मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2, और इसी को बोलते हैं हम लोग कैलोमल। और इसका जो KSP होता है बेटा बहुत ही कम होता है, और इसका KSP अगर कम है तो इसका प्रेसिपिटेट बहुत इजी हो जाएगा, और इसका प्रेसिपिटेट बेटा कैसा होता है? वाइट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। बेटा इनके भी प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? वाइट होता है। इनका अगर क्लोराइड देखें, जिंक क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, इनका भी प्रेसिपिटेट वाइट होता है, लेकिन इसकी तुलना में इसका KSP ज़्यादा होता है। इसलिए अगर KSP ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेट इनका जल्दी नहीं आएगा। प्रेसिपिटेट उनका जल्दी आता है जिसका KSP क्या हो? कम हो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन में बेटा कहा गया है कि एसिटिलीन की अभिक्रिया तनु H2SO4, एसिटिलीन बना लेते बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटिलीन की अभिक्रिया तनु यानी डाइल्यूट H2SO4 और हैवी मेटल कैटायन ले लिया मर्क्यूरिक। ठीक है, तो कराने पर यहाँ पर जो एक उत्पाद बन रहा है उसमें बताना है सिग्मा और पाई के नंबर। तो बेटा इसका काम क्या होता है? एल्कीन में यहाँ पर
वाटर का एडिशन कराता है, और वाटर मतलब H+ और OH-। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो कहीं H जोड़ दो, कहीं OH जोड़ दो, तो यहाँ पर ये क्या बन गया बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बन गया। अब बेटा देखो ध्यान से, ये इनॉल है, इन पर सॉरी OH जुड़ेगा ना, ये तो देखो इन पर ये क्या है, ऑल है, और इनॉल तुरंत चला हुआ होता शो करते हैं बेटा, और ये क्या बन जाएगा, और ये टाटोमराइज यानी चला हुआ होता शो करने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर H थर्ड पोजीशन पे जाएगा, डबल चेंज हो जाएगा सिंगल में, और सिंगल चेंज हो जाएगा डबल में, तो ये क्या बन गया, CH3 CH, ये ठीक है, सिंगल चेंज हो गया डबल में, और डबल चेंज हो गया सिंगल में, और H यहाँ आ गया थर्ड पोजीशन पर, तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। अब जरा देखो, यही उत्पाद है बेटा, और इसमें बताना है सिग्मा और पाई। तो बेटा यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा सिग्मा, और यहाँ 3 सिग्मा, CH CH CH। तो जरा बताओ, यहाँ पर कह रहा है कि कितने पाई, तो पाई तो यहाँ पर बेटा 1 है, यहाँ पर कह रहा है कोई पाई नहीं, तो ये तो गलत हो गया, 2 पाई गलत हो गया, 3 पाई गलत हो गया, आंसर कौन सा, सेकेंड 1 पाई। अब बेटा सिग्मा 6 है कह रहा है, तो देखो यहाँ पर 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा हो गए, कार्बन कार्बन 4 5 और ये 6, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 6। क्या बात समझ में आ रही बेटा, तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, सेकेंड। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, सोडियम आर्जेंटो साइनाइड। बेटा Ag पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है हमेशा। अब बताओ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर 1 तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी, और साइनाइड यानी इसमें कितने CN जुड़ेंगे बेटा, 2। तो अगर हम लोग ऐसे लिखें तो, और इसका +1 और एक CN पे -1, तो 2 पर -2, तो ये टोटल आ जाएगा क्या, -1। अगर यहाँ -1 है तो कितने सोडियम जोड़ना पड़ेगा, 1, यानी NaAgCN होल ट्वाइस। तो सोडियम आर्जेंटो साइनाइड का फार्मूला क्या हो गया, NaAgCN होल ट्वाइस। तो ये हो गया सोडियम आर्जेंटो साइनाइड। और बोल रहा है इसका तनुविल यानी इसको पानी में डाल दिया, और पानी में डालने के बाद Na आयन अलग और AgCN होल ट्वाइस -1 ये अलग, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयन मिल गए 2, यानी वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। वांट ऑफ फैक्टर इसका हो जाएगा 2, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर है, क्योंकि यहां पर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया तो हम लोग क्या मानेंगे, 1 मान के चलेंगे। क्लियर है, 100% डिसोसिएट होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में आंतरिक कक्षक संकुलन होने के साथ साथ प्रतिचुंबकी भी है। प्रतिचुंबकी का मतलब होता है डाया, और डाया का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो डाया मैग्नेटिक भी होना चाहिए। आंतरिक कक्षक संकुलन का मतलब होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इनर डी। अब इधर यहाँ पर देखो 3D सीरीज के मेंबर हैं, और 3D सीरीज का जो इनर डी होता है वो कौन सा होता है, 3D। यानी कि अगर 3D यूज होगा तो हम लोग बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण में 3D अगर यूज होगा तो हम लोग बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, किसके लिए, 3D सीरीज के लिए। ठीक, और यहाँ पर सब जो दिए हुए हैं 3D सीरीज के मेंबर हैं। जरा यहाँ पर देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। क्यों, X अमोनिया न्यूट्रल 0, तो X + 0 = +2, तो X = +2। तो जरा देखो यहाँ पर जिंक का होता है 30, 4s2 3d10। और बेटा अगर हम लोग बात करें +2 की तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो आ गया बेटा D10
और D10 का मतलब पूरा भरा हुआ है D, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बताओ ये पूरा अगर इनर डी यूज हो गया तो बताओ फिर आउटर यूज होंगे, यानी कि इनर डी यूज नहीं होगा। तो ये तो बेटा डाया मैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हैं तो डाया होगा। और डाया का मतलब क्या है, प्रतिचुंबकी तो है, तो ये प्रतिचुंबकी है, बट इनर ऑर्बिटल नहीं, ये आउटर ऑर्बिटल यानी बाह्य कक्षक संकुलन होगा। तो ये वाला तो आंसर गलत हो गया। अब जरा देखते हैं पहला, CrNH3 होल 6, CrNH3 होल 6, CrNH3 होल 6। जरा यहाँ पर देखो, क्रोमियम होता है बेटा 24, 4s1 3d5, बेटा ये एक्सेप्शन है क्रोमियम। अब जरा बताओ यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्या आएगा बेटा +3, और +3 जैसे करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये क्या बनेगा बेटा D3। एक यहाँ से 2 यहाँ से, 5 थे तो D3 बचे गया। अब बेटा D3 है तो बताओ इनर D इसमें खाली है, तो इनर D खाली होंगे तो बताओ यहाँ पर क्या ये इनर D यूज हो जाएंगे। तो लेकिन ये अनपेयर्ड इसके पास कितने बेटा 3 और अनपेयर्ड 3, तो बताओ यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बाद पेयरिंग भी हो जाएगी बेटा, तो कम से कम तो अभी भी अनपेयर्ड तो एक बचेगा ही बचेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड है, यानी ये क्या हो गया पैरामैग्नेटिक, क्या हो गया पैरा, यानी कि प्रतिचुंबकी, अनचुंबकी हो गया। कैसा हो गया अनचुंबकी, ठीक। और ये इनर ऑर्बिटल तो है, आंतरिक है, बट ये प्रतिचुंबकी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें सेकंड पर, CONH3 होल थ्राइस, चलिए निकल पे बात कर लेते हैं बेटा। निकिल, निकिल होता है बेटा 28, लिखें अगर 4s2 3d8, 4s2 3d8। अब यहाँ पर निकिल कितना बेटा +2, और अगर ये +2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो यहाँ पर कितने 8 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी CFT को यूज करेंगे, CFT। तो बताओ जरा 8 इलेक्ट्रॉन भरें, 1 2 3, अच्छा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा नॉट क्या होगा ज़्यादा, यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन भी नीचे आएगा, 5वां 6वां 7वां 8वां, फिर से यहाँ पर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अब बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे 3D में, अब बाहर जाएंगे 4s में जाएंगे, 4p में जाएंगे, ठीक, लेकिन 3D में नहीं आएंगे। तो बताओ यहाँ पर भी ये क्या हो गया, एक तो अनपेयर्ड हो गए 2, और अनपेयर्ड 2 हो गए तो ये पैरा होगा और आउटर होगा, इनर नहीं होगा, क्या होगा आउटर होगा, तो ये भी नहीं होगा। चलो इसको देखते, तो एक ही बचा है आंसर, ये सेकंड हो जाएगा, करके देखते हैं बेटा। ठीक है, चलो कोबाल्ट, कोबाल्ट बेटा 27, 4s2 3d7। अब बेटा यहाँ पर कोबाल्ट +3 है, और कोबाल्ट +3 करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये क्या बचेगा D6, क्या बचेगा D6। और D6 अगर भरें, ये T2G और ये EG, T2G और EG, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो हम लोग CFT से क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, तो बताओ जरा 6 इलेक्ट्रॉन भरें, 1 2 3। अब बताओ अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बताओ क्या होगी पेयरिंग, तो ऊपर नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि डेल्टा नॉट क्या होगा ज़्यादा। तो बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल खाली हैं, तो इनर D यूज हो जाएंगे। तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो क्या होगा प्रतिचुंबकी, और यहाँ पर इनर D खाली है तो इनर D यूज हो जाएंगे हाइब्रिडेशन में। तो बताओ यहाँ पर ये आंतरिक कक्षक संकुलन के साथ आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। क्लियर है, आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, कथन 1 कथन 2। स्कैंटियम
परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। ये बिल्कुल सही है बेटा, स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, स्कैंडियम परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता नहीं है। Ce कभी भी +4 ऑक्सीकरण नहीं बेटा, Ce+4 के साथ Ce+3 दोनों ही दर्शाता है। तो बताओ कभी +4 दर्शाता नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तो 1 होना चाहिए सही, 2 गलत। तो कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड। नेक्स्ट 65, 500 केल्विन टेम्परेचर पर एक अभिक्रिया है। ये A2 + B2 गिव्स 2AB। साम्य पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक यानी कि Kc कितना है बेटा? 20। तो अब कह रहे हैं कि इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या होगा? बेटा ध्यान दो, इस अभिक्रिया और इस अभिक्रिया में अंतर क्या है? इसको केवल उल्टा कर दिया है। देखो जरा, 2AB प्रोडक्ट में था, अब 2AB कहाँ है? रिएक्टेंट में। यानी रिएक्शन को उल्टा करने पर Kc 1y हो जाता है। तो बताओ Kc अगर 1/20 था, Kc था 20, तो बताओ इस रिएक्शन के लिए Kc डैश क्या हो जाएगा? 1/20। और 1/20 को सॉल्व करते हैं तो बेटा 0.05। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, CrNH3 में क्रोमियम की प्रभावी परमाणु संख्या यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है कि अमोनिया से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद क्रोमियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। बेटा एक चीज़ बताओ, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पहले, तो Cr इसी का निकालना है x, अमोनिया 0 और ये 1 Cl पे -1, तो 3 पर -3 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया? +3। अब जरा देखो बेटा, क्रोमियम के पास थे कितने? 24। क्रोमियम के पास थे कितने? 24। और बताओ +3 की वजह से यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब बताओ, एक अमोनिया ने एक लोन पेयर और ये क्रोमियम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जब डोनेट करेगा तो यानी एक अमोनिया ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो 6 अमोनिया ने, तो 6 दूनी 12। और इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33। क्लियर है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 33। बात क्लियर है? ठीक। तो क्रोमियम का प्रभावी परमाणु संख्या 33 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, बेटा गैसीय अवस्था में क्षारीय सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम। बेटा गैसीय अवस्था में केवल और केवल क्या देखते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? और ध्यान रखना बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट, ये यहां पर स्टेरिक हिंडेंस नहीं देखेंगे। गैसीय प्रावस्था में क्षारीय सामर्थ्य के लिए केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट को बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव। क्लियर है? अब देखो जरा बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट जितने ज़्यादा एल्काइल होंगे उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा और उतना ज़्यादा गैसेस माध्यम में बेसिसिटी होगी, बेसिक सामर्थ्य उतनी ज़्यादा होगी। तो देखो जरा बेटा, यहाँ पर कितने? 3 इथाइल, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2। तो बेटा 2 वाला आगे नहीं होगा, कौन वाला ज़्यादा होगा? 3 वाला। 3 के बाद 2 इथाइल, यहाँ पर 1 कर दिया, तो 3 के बाद 3 इथाइल यानी 3 + I, 2 + I, 1 + I और अमोनिया। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। तो 67 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है? 68, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करो। बेटा यहां पर एक कीटोन की रिएक्शन HCN H+ CN-, और ये माइनस ये प्लस, तो प्लस को देंगे माइनस
और माइनस को देंगे प्लस। तो बताओ ये क्या बन गया, ये O से जुड़ेगा H तो OH हो गया और ये CN जुड़ जाएगा और इसी को बोलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन। अब बेटा ध्यान दो, इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराया तो कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है और ये H+ इसको दे देगा तो वाटर निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा और ये बगल से H+ निकल के ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस डबल बॉन्ड। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है तो CN को यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, COOH में। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा COOH। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 बेटा, एक रीमर डीमर रिएक्शन है बेटा, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो इन दोनों की रिएक्शन से पहले आपस में क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन, क्योंकि NaOH है बेस और बेस एसिड से, बेस यहाँ से क्या निकाल लेगा, एसिड, यानी H और Cl निकाल लेगा और बचा क्या, CCl2। तो डाइक्लोरोकार्बीन, और ये डाइक्लोरोकार्बीन आर्थो पोजीशन पर अटैक करता है, फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप में। और ये फाइनली जब इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे तो ये बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो सम्मिलित इलेक्ट्रोफाइल है तो वो क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद बताइए। बेटा यहाँ पर ओजोनोलिसिस करा रहे हैं और हाइड्रोलिसिस भी करा रहे हैं, यानी ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। कौन सी, ऑक्सीडेटिव की रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में तीनों बॉन्ड तोड़ देते हैं और इसको भी एसिड बना देंगे और इसको भी एसिड बना देंगे। और बताओ 2 कार्बन का एसिड यानी एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का एसिड एसिटिक एसिड और 1 2 3 कार्बन का एसिड प्रोपेनोइक एसिड। तो बताओ आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, एसिटिक एसिड प्लस प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोब्यूटाइल ग्रुप कौन सा है। बेटा ये इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है तो ये है नॉर्मल ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। यहाँ पर जहाँ पर फ्री वैलेंसी है उसके अपोजिट एंड पर देखो, किनारे से सेकंड कार्बन पर मिथाइल है तो नाम हो जाता है बेटा आइसो, और 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटाइल। यहाँ पर देखो बेटा, किनारे से सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल, नाम हो जाता है नियो, और नियो के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 5। तो 1 2 3 4 5 हैं, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल। कौन सा, नियोपेंटाइल। अब बेटा यहाँ पर देखो जरा, जो फ्री वैलेंसी है वो 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो आंसर हो जाएगा आइसोब्यूटाइल सेकेंड। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 निम्नलिखित अभिक्रिया में Z क्या होगा। बेटा यहाँ पर देखो जरा, एक एसिटिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, अमोनियम एसीटेट। इसको हीट करोगे क्या निकल जाएगा, वाटर, H2O, ठीक। तो बताओ यहाँ पर X बन गया क्या, साइनाइड। तो CH3 एमाइड। क्या बन जाएगा यहाँ पर, एमाइड। अगर इसमें वाटर निकाले जो कर देखो ऐसे, CH3CO O- और ये NH4, ठीक। तो यहाँ पर जब वाटर निकल जाएगा H2O तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे और CO NH2, तो बताओ यहाँ पर हम लोग CO NH2, ये एमाइड बन गया, ठीक। क्लियर है। H2 2 हाइड्रोजन यहाँ से तो NH2 बन गया और ये O निकल गया, तो बताओ ये CO तो बचा हुआ है, तो ये बन गया एमाइड। अब देखो P2O5 फिर से डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये क्या निकल जाएगा, H2O। तो बताओ फिर से क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N यानी साइनाइड। तो ये बन गया CH3CN। और इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो CN की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाता है, COOH। तो बताओ ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड। 2 कार्बन का एसिड है, एसिटिक एसिड। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान के अनुसार 95%
सल्फ्यूरिक अम्ल 95% सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मोलरता होगी, जिसका घनत्व बेटा मोलरता यहाँ पर परसेंटेज वेट बाई वेट, यानी देखो लिखा हुआ है द्रव्यमान के अनुसार, ये परसेंटेज यानी परसेंटेज वेट बाई वेट 95, ठीक है। मोलरता यहाँ पर निकालना है। डेंसिटी यानी घनत्व दिया हुआ है 1.834। तो बेटा मोलरिटी का फार्मूला होता है मोलरिटी बराबर परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डी इंटू 10 अपान में मॉलिकुलर वेट ऑफ, मॉलिकुलर वेट किसका, सॉल्यूट का यानी विलेय का। तो यहाँ पर नीचे होगा मॉलिकुलर वेट, लेकिन किसका है बेटा, ये विलेय का, विलेय का। तो चलो करते हैं बेटा। परसेंटेज वेट बाई वेट कितना 95, डेंसिटी कितनी है 1.834, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10 का, और मॉलिकुलर वेट कितना 98, मॉलिकुलर वेट कितना 98। क्लियर है। तो यहाँ पर इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका बेटा आंसर कितना आना चाहिए, कितना आ जाएगा बेटा 17 पॉइंट समथिंग। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा 4th। अब बेटा बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, देखो जरा, ये अगर 10 तो ये लगभग कितना हो जाएगा, ये पॉइंट इधर आ गया 18। अब जरा देखो 95 और ये नीचे 98, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग है, एक से ज़्यादा आएगा, और अगर ये एक से ज़्यादा आ गया तो ये 18 से थोड़ी सी वैल्यू कम होगी, थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 17.78, 17.78। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, 4f कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का सही, बेटा 4f के मतलब n बराबर 4, f के लिए l बराबर होता है बेटा, जरा ध्यान देना, s p d f, इनके लिए l बराबर 0 1 2 3। तो f के लिए l बराबर कितना होता है बेटा 3। तो बताओ यहाँ पर l बराबर क्या लिख दें 3। तो चलो देखते हैं, n बराबर 4 l बराबर 3, 4 4 गलत, 4 3 3 2 अभी तक यहाँ पर। अब जरा देखो, अगर l बराबर 3 है, l बराबर 3 है तो m की वैल्यू बेटा -3 से 0 होते हुए +3 ही हो सकती हैं, ये +4 तो नहीं होगी, तो ये गलत हो गया। आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा 3rd। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के डेसीमोलर विलयन का परासरण दाब, बेटा परासरण दाब पाई बराबर ICRT, परासरण दाब क्या होता है पाई बराबर ICRT। अब बताओ पाई हमें निकालना है, I वांटा फैक्टर, और यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वांटा फैक्टर क्या हो जाएगा 1, C कंसंट्रेशन डेसीमोलर यानी 1/10 मोलर विलियन का परासरण दाब, ये R कितनी है बेटा दिया हुआ है 0.083, 0.083, ठीक। टेम्परेचर केल्विन में बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बदलो तो 273 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 300। तो ये हो गया बेटा, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.49 बार, 2.49 बार। क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो बेटा आगे का जो पेपर डिस्कशन है मैंने 51 से लेकर 75 तक कर दिया, आगे की जो क्वेश्चन होंगे 76 से लेकर 100 तक वो आपको शिल्पा मैम डिस्कस करेंगी, ठीक है बेटा। तो थैंक यू बच्चों सभी को, और ऐसे ही लगे रहिए बेटा, ठीक है। पेपर पूरा कोई भी FST हो या कोई भी हो, न्यूलाइट का कोई भी पेपर आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। थैंक यू बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, न्यूलाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है।
हम लोग फिर से FST 4 का पेपर डिस्कशन ले आए हैं, जिसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन यानी कि 51 से 75 तक के क्वेश्चंस आपके रवि सर ने करवाए हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस यानी कि 76 से 100 के क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूं। तो जल्दी से इस पेपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं क्लास में, जिससे हम लोग ये डिस्कशन बहुत ही स्मूथली और अच्छे से कर सकें। ठीक है, स्टार्ट करें आज का डिस्कशन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं, जिससे किसी भी बच्चे का ये डिस्कशन स्किप ना हो। चलो, नंबर कौन सा है हमारे क्वेश्चन नंबर का? 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है स्वतः प्रवर्तिता प्रक्रम के लिए, ठीक है, स्वतः प्रवर्तिता प्रक्रम के लिए क्या बताना है के लिए इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो ये बताओ स्वतः प्रावर्तिता होती क्या है, यानी कि स्वतः प्रावर्तिता प्रक्रम क्या होते हैं। यानी कि ऐसे प्रक्रम जिनके लिए कोई भी बाह्य बल की हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती है, वो स्वतः प्रावर्तिता होती है, यानी कि स्वतः होते हैं, खुद होते हैं ऐसे प्रक्रम। अब उनके लिए एंट्रोपी के कुछ मान दे रखे हैं। स्वतः प्रावर्तिता प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन के कुछ मान दे रखे हैं और बताया है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा मान सही होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा? जो स्वतः प्रावर्तिता प्रक्रम होते हैं उनके लिए स्वतः प्रावर्तिता प्रक्रमों के लिए जो डेल्टा S कुल होता है वो होता है डेल्टा S निकाय प्लस डेल्टा S यहाँ पर डेल्टा S परिवेश के बराबर। अब इसका मान जो होता है वो सदैव 0 से बड़ा होता है, यानी कि धनात्मक होता है। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे ये 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप बताओ जल्दी से क्या होगा। जल्दी से फटाफट देखो, ये आपके NCERT में एक लाइन लिखी है, वहां से भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? जो हमारी एंट्रोपी है, कुल एंट्रोपी परिवर्तन है, वो 0 के बराबर है? नहीं, जो एंट्रोपी परिवर्तन है वो 0 से अधिक है। क्या है? 0 से अधिक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन होगा, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। ये समझ में आ गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए इस लाइन को, जिससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सके। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 77 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है, एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें साम्यावस्था स्थिरांक का लॉग ज्ञात करना है। यानी कि जो साम्यावस्था स्थिरांक होता है Kc, है ना, Kc ही तो होता है, तो हमें उसका लॉग ज्ञात करना है, यानी कि लॉग Kc, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्लियर? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो यहाँ पर अभिक्रिया भी दे रखी है, यह अभिक्रिया आपको दे रखी है और E0 सेल की वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है। फॉर्मूला आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करनी है और आंसर आपके पास आ जाएगा। क्या है इसका फॉर्मूला, क्या होता है? E0 सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 बटे में क्या होगा इसका, अपॉन n और लॉग Kc। ठीक, यही तो फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, सिंपल सी आपको वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में। E0 सेल की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, 0.46 इज इक्वल्स टू 0.0591। n की वैल्यू आप यहाँ इस रिएक्शन से निकाल सकते हो, n बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और लॉग Kc। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया। अब यहाँ से वैल्यू कैसे निकालोगे, लॉग Kc को अगर इधर लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.46 इंटू 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 0.0591। अब इसे सॉल्व करो आप। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ पर इस लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस लॉग की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15.6। ठीक है, 15.5 समथिंग आएगी, 15.59। तो यहाँ पर हम इसे 15.6 कंसीडर कर लेंगे।
ठीक है। अब इसी का ही अगर आप एंटी लॉग ले लोगे तो केसी की वैल्यू यानी कि स्थिरांक की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यानी कि पूछा तो हमसे सिर्फ लॉग की वैल्यू है, तो हमें सिर्फ आंसर में 15.6 से मतलब है। तो देखो इसके करीब कौन सा आंसर है, 10 गलत, ये वाला यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं। समझ में आया किस तरह किया गया है? देखो सिंपल सी रिएक्शन आपको दे रखी है, इसमें हमें साम्य स्थिरांक का लॉग की वैल्यू बतानी है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज है उन्हें पुट करोगे आप, एन की वैल्यू आपको पता है, ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे लॉग केसी की वैल्यू निकल कर ये आ जाएगी। अच्छा, इसके आगे का भी मैंने बताया आपको, अगर आपको केसी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो लॉग को एंटी लॉग में, ठीक, इसका एंटी लॉग निकालोगे तो आपकी वैल्यू केसी की भी आ जाएगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है तो हम सिर्फ इतना ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलो आंसर क्लियर है इसका, नोट डाउन कर लो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिससे हम बढ़े, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो बढ़े आगे। 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द्विध्रुवीय आघूर्ण जो है यहाँ पर शून्य नहीं है, किसका डाइपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, Xgf2 कार्बन डाइऑक्साइड है, Xgf4 है और SO2 है। क्या होगा बताओ इसका आंसर? देखो ये तो अध्रुवीय होगा, इसकी लीनियर संरचना होगी, रेखीय होगी, तो यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में भी सेम यही चीज होगी और इसमें भी सेम यही चीज होगी। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसकी संरचना देखोगे तो लोन पेयर की वजह से थोड़ी सी झुक जाती है, ठीक, तो संरचना कैसी हो जाती है, सिमेट्रिकल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर इसकी जो द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी, ठीक है, इसमें 0 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी इसकी वैल्यू, ठीक है, क्लियर। अच्छा होती कितनी इसकी होती है 1.60 डिवाइड, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर ये शून्य के बराबर नहीं होगी, शून्य नहीं होगी। यहाँ तक की चीजें सभी को क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है, इन सब का है, यानी कि सब गलत। बचा कौन, सल्फर डाइऑक्साइड, कौन बचा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर। चलो तो ये ऑप्शन नंबर 4 78 का राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 79 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये नोट डाउन कर लो, इसकी वैल्यू नोट डाउन कर लो। इसका जो म्यू होता है, इसे म्यू बोलते हैं ना, म्यू जो होता है 1.60 डिवाइ होता है, ठीक है। चलो 79 नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 50% जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर संबंधित अल्कोहल और अम्ल लवण प्राप्त होता है। तो इनमें से हम कौन से यौगिक का किसका उपयोग करें जिससे हमें 50% सोडियम जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं और हमें क्या प्राप्त हो, अल्कोहल और अम्ल लवण प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा बताना है आपको, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैनेजारो अभिक्रिया से संबंधित है। कैनेजारो अभिक्रिया आप सभी ने पढ़ी होगी, उससे संबंधित है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि अगर आप C6H5CHO को देखो तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं उपस्थित है, जिसकी वजह से यहाँ क्या होता है, जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं ना, वहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहा होता है, या जिसे हम कह सकते हैं असमानुपातन अभिक्रिया हो रही होती है। तो वहां पर क्या होता है, एक साथ हो रही होती है तो अभिक्रिया, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये अभिक्रिया होती है। यहाँ पर NaOH है, ठीक, एक्वस है यानी कि जलीय NaOH है, ठीक। इसके साथ जब अभिक्रिया हो रही होगी तो यहाँ पर बनेगा C6H5CH2OH, ठीक। और एक चीज क्या बनेगी, और एक तो अल्कोहल, संबंधित अल्कोहल की बात हुई थी, ठीक है, एक क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक, इस तरह
कैसे हमारे दो यहाँ पर एक अल्कोहल और एक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अम्ल लवण यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। क्लियर, इतनी चीजें सभी को। तो रिएक्शन नोट डाउन कर लो फटाफट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ये कैनेजारो अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? कैनेजारो। अच्छा, ये अभिक्रिया आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 242 पर मिल जाएगी। ठीक, नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाफट सभी लोग। और ये कितने 50% है, तो ये वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं। क्लियर, चलो अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 80 नंबर का क्वेश्चन। इसका ऑप्शन समझ में आया? बाकी ऑप्शन तो फिर गलत हो जाएंगे। चलो 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 80 नंबर का क्वेश्चन, पेपर क्रोमेटोग्राफी एक उदाहरण है। किसका? पेपर जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें से जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है वो किस चीज का उदाहरण है? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है विभाजन क्रोमेटोग्राफी। किसका? विभाजन क्रोमेटोग्राफी का। यानी कि ये सब गलत होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो विभाजन क्रोमेटोग्राफी का एक उदाहरण है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? NaF के 0.1 मोलर विलयन में CaF2 की KSP दे रखी है 5.3 × 10⁻11 की मोलर घुलनशीलता क्या होगी? ठीक, इस क्वेश्चन में हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इन ऑप्शंस में हमें एक राइट आंसर बताना है। अब देखो इसे करना कैसे है? सबसे पहले तो CaF2 जो है इसका आयनीकरण कैसे होगा? Ca+2 प्लस F- 2F-। इसी तरह NaF का देखो, NaF का क्या हो जाएगा? Na+ और यहाँ पर F-। ये समान प्रभाव के लिए हो जाएंगे। ठीक, अब देखो इसकी KSP अगर आपको निकालनी है डायरेक्ट, सबसे पहले तो ये बताओ इसके लिए अगर हम मानेंगे इसकी S, तो यहाँ पर ये S ये 2S हो जाएगी। इसी तरह इसकी दे रखी है। ठीक, इसके दे रखे हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम आंसर निकालें तो यहाँ पर KSP = आप देखोगे तो यहाँ पर KSP की वैल्यू दे रखी है आपको वो। ठीक, तो आपको क्या करना है? Ca+2 और यहाँ पर F- इसकी वैल्यू दे रखी है 5.3 × 10⁻11। ठीक, 10⁻11 = यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर ये S है। ठीक, यही हमें पता करनी है। इनटू ये क्या हो जाएगी? 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब आप अगर यहाँ पर मान निकालोगे S का मान, वो क्या आ जाएगा? S का मान आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये नीचे चला जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा 0.01। अब जब ये नीचे जाएगा तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5.3 × 10⁻9। क्या आ जाएगी? 5 × 10⁻9 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 5.3 तो है 9, यानी कि 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। क्लियर? तो यहाँ पर आप यूनिट भी लिख सकते हो, मोल प्रति लीटर। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर समझ में आ गया। चलो, यानी कि 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82। अच्छा, एक चीज और, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीट 2019 में आया था। ठीक, नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम क्वथनांक वाले, ठीक, अधिकतम क्वथनांक वाला जो स्थिर क्वाथी बनाने वाला मिश्रण कौन है? स्थिर क्वाथी मिश्रण कौन बना रहा है इन 4 ऑप्शंस में से? हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, इथेनॉल प्लस जल, जल प्लस नाइट्रिक अम्ल या एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो स्थिर क्वाथी जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है वो ऐसे मिश्रण होते हैं जब, जैसे अगर हम 2 या 2 उससे अधिक मिश्रण की बात करें तो वहां पर उस तरह के मिश्रण जहां पर द्रव और गैसीय प्रावस्था जो होती है उनके संगठन एक समान होते हैं। ठीक, पदार्थों का जो मिश्रण होता है उसमें जो वाष्प या द्रव या गैस
ठीक, तो इस तरह के मिश्रण में जो संगठन होगा वो समान होगा। वो किस तरह के हैं? क्वाथी मिश्रण हो जाएंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण हो जाएंगे, यानी कि उनके क्वथनांक कैसे होने चाहिए? उनके क्वथनांक जो एक्चुअल हमारी जो टर्म है, जो यौगिक है, उनसे क्या होते हैं? अधिक होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे, बात करेंगे, तो आंसर कौन सा राइट होना चाहिए इसके लिए? आंसर नंबर राइट होगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अगर आप राउल्ट के नियम के अनुसार देखेंगे तो जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक, वो 2 तरह के होते हैं, उच्चतम क्वथनांक वाले, एक न्यूनतम क्वथनांक वाले। तो जो उच्चतम क्वथनांक की बात करी गई है तो हमारा ये आंसर होगा। ठीक, क्यों होगा? क्योंकि ये राउल्ट के नियम में अगर हम देखें तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं राउल्ट के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो नाइट्रिक अम्ल है वो 68% और जो जल है वो कितने दिखाएगा? 32 अप्रोक्स। ठीक, कितने? 32। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलो, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड क्षमता 1.1 वोल्ट है, अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करें। ठीक, तो यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है और ये फैराडे नियतांक यहाँ पर दे रखा है। अब आपको क्या करना है? सिंपल, आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी नॉट। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर? इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक, ई नॉट सेल। अब देखो यहाँ पर गिवन क्या है, हमें ये निकालना है n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू इस रिएक्शन से आपको पता चल जाएगी। n इज इक्वल्स टू क्या है? 2 आएगा। ठीक, n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अच्छा, f की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है? 96487। ठीक, E की वैल्यू भी आपको दे रखी है 1.1 वोल्ट। तो आपको जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है। क्या करोगे? यहाँ पर 2 इंटू 96487 इंटू 1.1। अब यहाँ पर जो फाइनल आपका आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा? 212 ठीक, 212 क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर 2 किलो जूल मोल। ठीक, किलो जूल पर मोल। अब ये माइनस में इसलिए है क्योंकि ये माइनस चलता चला आ रहा है, तो यहाँ पर गिब्स वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? ऑप्शन नंबर 2 212.27 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत होते हैं। चीजें क्लियर हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखो क्या कह रहा है, इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। 84 में हमें सही कथन बताना है। सही कथन बताने के लिए यहाँ पर 3 या 4 कथन यहाँ पर दे रखे हैं और बताना है इनमें से कौन से कथन सही कथन है। ठीक, तो सबसे पहले बोला जा रहा है संकरित कक्षक की संख्या। संकरित कक्षक जो होते हैं उनकी संख्या संकरित होने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। क्या ये कथन सही है? फिर उसके बाद बोला जा रहा है संकरित कक्षा जो कक्षक होते हैं हमेशा ऊर्जा तथा आकार के समतुल्य होते हैं। तीसरा कह रहा है संकरित कक्षकों द्वारा बनाए गए बंध परमाणु कक्षकों द्वारा बनाए गए बंध की तुलना में कम स्थिर होते हैं। चौथा कह रहा है संकरित कक्षकों द्वारा बनाए गए बंध परमाणु कक्षकों द्वारा बनाए गए बंध की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। तो इनमें से कौन से कथन आपको लग रहे हैं जो सही हैं? बताओ कौन सा कथन सही है। सबसे पहले वाले की अगर हम बात करें, जो संकरित कक्षक होते हैं वो उनकी संख्या संकरित होने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट वाला कथन सही है। सेकंड कह रहा है संकरित कक्षक जो होते हैं हमेशा ऊर्जा और आकार के समतुल्य होते हैं, यानी कि एक समान होते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है संकरित कक्षकों द्वारा बनाए गए बंध परमाणु कक्षकों द्वारा बनाए गए बंध की तुलना में क्या होते हैं? कम स्थिर होते हैं, बिल्कुल गलत है, इनफैक्ट ज्यादा स्थिर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है संकरित कक्षकों द्वारा बनाए गए बंध परमाणु कक्षकों द्वारा बनाए गए बंध की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? अधिक स्थिर होते हैं। तो फोर्थ सही है। तो कथन कौन कौन से सही है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ।
तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट सेकंड फोर्थ आ रहा है? पहला ऑप्शन देखो, फर्स्ट सेकंड तो आ रहा है बट थर्ड गलत हो गया, यहाँ पर ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हमारे आंसर के अकॉर्डिंग, यानी कि ये ऑप्शन नंबर राइट होता है, बाकी के सभी ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? 84 का थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, पढ़िए। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ब्रोंस्टेड अम्ल और ब्रोंस्टेड क्षार दोनों के रूप में कार्य नहीं करते हैं। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन है जो ब्रोंस्टेड अम्ल और ब्रोंस्टेड क्षार दोनों के रूप में कार्य नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ ब्रोंस्टेड अम्ल और क्षार क्या होते हैं। ठीक, देखो ये थ्योरी बहुत बेसिक थ्योरी है जो हम लोगों ने पढ़ी थी, यानी कि जो ब्रोंस्टेड अम्ल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, H+ यानी कि या प्रोटॉन कह सकते हैं इसे, इनका दान करते हैं। ठीक, दान करते हैं। और जो H+ या प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, वो क्या हुए, ब्रोंस्टेड क्षार हुए। ठीक, ये क्या हो गए, ब्रोंस्टेड अम्ल। ठीक है, अब बताओ, देखो अगर हम देखें जो H+ का दान करते हैं वो क्या हो गए, ब्रोंस्टेड अम्ल हो गए, और जो क्षार क्या है वो ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो अगर हम इसमें बात करें फर्स्ट वाले ऑप्शन की, फर्स्ट वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये ग्रहण भी कर सकता है और दान भी कर सकता है, क्योंकि अगर देखो इसमें एक H+ मिल गया तो ये H2CO3 बना लेगा, है ना, तो ये कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा तो ये अमोनियम बना लेगा और एक निकल गया NH2 बना लेगा। ठीक, ये कर सकता है। अगर HSO4 की बात करें तो वो एकदम इसी की तरह है, H2SO4 बना लेगा, निकल गया तो यहाँ पर सल्फेट आयन बन जाएगा। लेकिन HCl के केस में यहाँ पर ये सिर्फ H+ दे सकता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो है दोनों के रूप में कार्य नहीं कर सकता, ये सिर्फ क्या कर सकता है, प्रोटॉन का दान कर सकता है। ठीक, ग्रहण नहीं कर सकता। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, ब्रोंस्टेड अम्ल ब्रोंस्टेड क्षार दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, ये दान भी नहीं कर सकता। क्लियर? जो HCl है, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई, दोनों के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा ये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी के लिए उच्चतम तरंगदैर्घ्य क्या है, जहां पर R की वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर बताओ फटाफट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो बामर श्रेणी होती है उसके लिए आंसर क्या होगा, देखो एक फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा है, तरंगदैर्घ्य को निकालने के लिए क्या होता है, 1/λ = R, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/n1² - 1/n2²। ठीक, अब आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करोगे, कितनी है, 1.09 × 10⁷, और ये कितनी हो गई, अगर आप बामर श्रेणी की बात करोगे तो यानी कि 3 से 2, तो यहाँ पर कितनी हो गई, n1 का मान हो गया 2। ठीक, 1/2² - 1/3²। अब जब आप इसे हल करोगे तो 1/λ की वैल्यू आएगी, फिर उसको लैम्डा में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आपको 660 नैनोमीटर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, 660 नैनोमीटर आपको आंसर में मिल जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर समझ में आ गया, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, बाकी के ऑप्शंस गलत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 87 क्वेश्चन। ये सब क्लियर है, ये फॉर्मूला है, आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में। ठीक, चलो नोट डाउन कर लो इसे फटाफट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 87 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
87 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जो सोडियम सल्फेट है यहाँ पर Na2SO4 में सोडियम का प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये बताओ, जो सोडियम सल्फेट में अगर हम सोडियम का प्रतिशत ज्ञात करेंगे द्रव्यमान, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा प्रतिशत, सोडियम के प्रतिशत निकालने के लिए जो सोडियम का यहाँ पर द्रव्यमान है, सोडियम का द्रव्यमान बटे जो यौगिक है उसका द्रव्यमान, यौगिक का आणविक भार, ठीक, इंटू 100, प्रतिशत निकालना होता है तो इंटू 100 कर देते हैं, ठीक, क्लियर। तो क्या हो गया यहाँ पर वैल्यू, सबसे पहले तो सोडियम का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो सोडियम कितने हैं यहाँ पर, Na2SO4 में अगर आप देखोगे सोडियम 2 है, एक सोडियम का भार कितना 23, तो 2 का कितना हो जाएगा 23 दूनी 46, 46 यहाँ पर सोडियम का हो जाएगा। अच्छा, इस पूरे का अगर कहें कितना होगा, इस पूरे का तो ये हो जाएगा 46 प्लस सल्फर एक है यहाँ 32 हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना 16, तो 4 ऑक्सीजन के 64, ठीक। इसको आप जब ऐड करोगे तो 142 आएगा कुछ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मूले में 46/140 इंटू 100, तो यहाँ से प्रतिशत किसके निकाल लोगे आप, यहाँ से आपको मिल जाएगा प्रतिशत सोडियम के, ठीक। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका आएगा 32.4%, ठीक, कितना आ जाएगा 32.4% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट। सबसे पहले कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट जो यौगिक दे रखा है इसका आणविक भार निकाल लेना है, जिस तरह से आप सिंपल निकालते आ रहे हो। फिर सोडियम का उसमें एक पर्टिकुलर उस यौगिक में कितना भार है, तो आप यहाँ पर सोडियम का देख लोगे तो 46 है, तो आपको जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू 46/142 इंटू 100, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 32.4% सोडियम का यहाँ पर क्या है, प्रतिशत मात्रा है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 88, इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 88 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 1 ग्राम अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर प्राप्त नाइट्रोजन गैस की मात्रा की गणना कीजिए। अमोनियम डाइक्रोमेट का अणु भार कितना दे रखा है, 252 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो 1 ग्राम अमोनिया के लिए हमें जो 1 ग्राम अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम गर्म करते हैं तो उससे जो नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुई है हमें उसकी गणना करनी है, जहां पर अमोनियम डाइक्रोमेट का भार क्या दे रखा है, 252 ग्राम प्रति मोल दे रखा है। क्लियर, तो यहां पर अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या हुआ, ठीक, ये कितना दे रखा है 252 ग्राम, कितना दे रखा है 252 ग्राम। अब यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकल रही है, ठीक, नाइट्रोजन गैस प्लस CrO3 प्लस जल, ठीक, ये आपका रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, इसे नोट डाउन कर लो सबसे पहले तो, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका हमें क्या करना है, प्राप्त नाइट्रोजन गैस की मात्रा की गणना करनी है। तो जब 252 ग्राम में अगर आप देखोगे तो 28 ग्राम हमें यहाँ पर नाइट्रोजन गैस मिल रही है, तो 1 ग्राम के लिए निकालना है, तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स लग जाएगी 1 ग्राम के लिए, 28/252 है ना, यही तो होगा 28/252। जब आप इसे हल करोगे तो वैल्यू आएगी 0.11, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा इतने ग्राम। क्लियर, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन सी यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक की चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। रिएक्शन देख लो, रिएक्शन नोट करनी है, रिएक्शन नोट कर लो, ठीक है। हाँ, इसको बैलेंस भी कर लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4H2O हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा 4H2O हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि 89 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर बोला जा रहा है सही मिलान कीजिए। आपको 2 कॉलम दे रखे हैं, ठीक है, 2 कॉलम दे रखे हैं और 2 कॉलम में अलग अलग चीजें दे रखी है। कॉलम ए क्या कह रहा है, कॉलम ए कह रहा है बफर विलयन, ठीक, कॉलम ए में बफर विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन और उदासीन विलयन। अब इसी में उनके उदाहरण दे रखे हैं, तो बताया जा रहा है यहाँ पर इनमें से कौन है जो बफर विलयन के लिए सही है, कौन है जो अम्लीय विलयन के लिए सही है। तो आपको यहाँ पर पहचानना है और मिलान करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे बफर विलयन इनमें से कौन सा है, ठीक, 4th, ठीक। अगर इसी तरह क्षारीय विलयन की बात करें, क्षारीय विलयन की बात करेंगे तो यहाँ पर यह आपका क्षारीय विलयन हो जाएगा। क्षारीय विलयन का मतलब क्या है, जहां पर क्या हो, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार हो, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल मिलकर ये बना है, तो ये क्षारीय विलयन हो गया। इसी तरह अम्लीय विलयन की अगर बात करोगे, उदासीन विलयन की बात करोगे, ठीक, तो इस हिसाब से आंसर कौन सा सही होगा। ये देखो A B C D इस तरह से कॉलम है, 3 2 1 4, 4 1 2 3, तो यहाँ पर पहले का 4th है, पहले का 4th इन 2 में ही है, यानी कि ये ऑप्शन कट गए, ठीक। दूसरा अगर देखोगे यहाँ पर क्षारीय विलयन क्या बताया गया है, B का 3rd, ठीक। तो B का 3rd इसमें से कौन है, यानी कि ये है B का 3rd। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C राइट ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। क्लियर यहाँ तक की चीजें, तो ये आंसर आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तो तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न ग्राफ खींचा गया है। या आपको एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दे रखा है, ठीक, अर्धायु और इसमें, ठीक। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो ग्राफ है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है, प्रथम कोटि के लिए है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए या अर्ध कोटि अभिक्रिया के लिए है। तो इसका सिंपल सा आंसर है ये जो ग्राफ है वो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सही है, ठीक है। किसके लिए है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ये ग्राफ है। क्लियर, क्योंकि क्या होता है जो हमारी अर्ध आयु होती है वो इसके अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, यानी कि 91 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 91 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर विचार करते हुए ऑक्सीकारक गुणधर्मों के संबंध में उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा, ठीक। तो अगर आप देखोगे जब आप आवर्त सारणी में, ठीक, जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हो, बाएं से दाएं जाने पर जो ऑक्सीकारक गुण है वो बढ़ता है, ठीक। यहीं पर अगर वर्ग की बात करोगे, वर्ग में नीचे जाने पर घटता है, ठीक, घटता है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि बाएं से दाएं जब आप जा रहे होगे तो सबसे पहले इन चारों में से कौन पढ़ रहा होगा, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर फ्लोरीन होगा, फिर क्या होगा, फ्लोरीन होगा, ठीक, फिर क्या होगा, फ्लोरीन होगा, ठीक, और कहीं नीचे यहाँ पर क्लोरीन होगा, फ्लोरीन के बाद ही यहाँ पर क्लोरीन आएगा, है ना। तो इस हिसाब से आंसर क्या सही होगा, इस हिसाब से आंसर हमारा होना चाहिए कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। क्लियर, क्योंकि क्लोरीन भी जो ऑक्सीजन और क्लोरीन है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ऑक्सीजन प्रबल ऑक्सीकारक होती है, ठीक, ये क्या होती है, प्रबल ऑक्सीकारक होती है। अगर हम सिर्फ 3 का निकालें तो यहाँ पर इनका जो यहाँ पर मान होगा वो इस तरह से होगा, क्लोरीन भी यहाँ पर बीच में आ जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, बाकी के ऑप्शंस गलत हैं, ठीक। ये नोट डाउन कर लो, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और वर्ग में नीचे जाने पर कम होती है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 92 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है ओजोन अणु में अनुनाद पाया जाता है, किस संरचना ऊर्जा, किसकी इसमें से संरचना की ऊर्जा सबसे कम होगी। तो ये ओजोन की अनुनादी संरचनाएं हैं, ठीक। इनमें पूछा जा रहा है किसकी संरचना जो होगी जिसमें ऊर्जा कम होगी। तो जो 3rd वाली संरचना है
इस वाली संरचना में जो ऊर्जा है वो सर्वथा कम होगी। ठीक, सबसे ज्यादा यहाँ पर थर्ड वाले की बोली जा रही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर है। इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी इस संरचना की। थर्ड यहाँ पर नंबरिंग दे रखी है 1, 2 और 3, तो थर्ड की यहाँ पर कम होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 93 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस किन इलेक्ट्रोड पर क्रमशः मिलती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है, एक आपका एनोड है, ठीक, एक कैथोड है। जब कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि होती है तो एनोड पर क्रमशः क्या हो रहा होता है, ऑक्सीकरण हो रहा होता है, ठीक, और कैथोड पर अपचयन हो रहा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक, ये सब इन गैसों का इन इलेक्ट्रोडों पर निष्कासन यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक, निष्कासन हो रहा होगा। तो यहाँ पर एनोड के लिए क्या हो गया, ऑक्सीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है एनोड पर। कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन देखोगे तो एनोड में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और कैथोड पर हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक, बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। मैच कर लो आप खुद ही, देखो एनोड पर H2 नहीं, ठीक, एनोड पर कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन एनोड पर ही H2, गलत। सेम इसी तरह यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्केन के हैलोजनीकरण प्रक्रिया में कौन सा मुक्त मूलक है, कौन से जो हैं वो मुक्त मूलक हैं। आप देखते होंगे जब यह अभिक्रियाएं हो रही होती हैं हैलोजनीकरण में, प्रकाश की उपस्थिति में जब ये अभिक्रियाएं होती हैं तो हमें फ्री रेडिकल मिल रहे होते हैं, फिर वो अभिक्रिया आगे बढ़ रही होती है। इसकी मैकेनिज्म आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है पूरी चीज़ें, ठीक, किस तरह ये अभिक्रिया शुरू होती है और किस तरह से इसका टर्मिनेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पर सारी ही अगर हम बात करें मुक्त मूलकों के, तो सभी मुक्त मूलकों की तरह होते हैं यहाँ पर, ठीक। तो एल्केन के हैलोजनीकरण प्रक्रिया में मुक्त मूलक बनते हैं, सभी बनते हैं, ये सभी एक एक करके मुक्त मूलक की तरह कार्य कर रहे होते हैं। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, सभी, ठीक, ठीक, क्लियर है। चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 95 में अभिक्रिया दे रखी है, प्रोपीन किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, और यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। अब बोला जा रहा है उपरोक्त अभिक्रिया में क्या नहीं बनता है, इस अभिक्रिया में ऐसा क्या है जो नहीं बनेगा, ठीक। तो अगर आप इस अभिक्रिया की बात करोगे तो यहाँ पर ऐसा क्या है, देखो तो यहाँ पर देखा जाए तो इस अभिक्रिया में ये तीनों ही बनेंगे, इस अभिक्रिया में ये तीनों बनेंगे, परंतु ये नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सभी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर, ये जो होगा इस अभिक्रिया में नहीं बनेगा, और यही पूछा गया था क्या नहीं बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर का क्वेश्चन, इसमें अभिक्रिया दे रखी है और यहाँ पर एक P उत्पाद बना है और यहाँ पर एक Q उत्पाद बना है। तो हमें बताना है जो मेजर उत्पाद है, ठीक, यानी कि Q क्या होगा, ठीक, यहाँ पर Q क्या होगा ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो मेजर उत्पाद है वो बताना है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह ही है। 97 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर मेथेनॉल PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है और कोई प्रोडक्ट P देता है, फिर उसकी अभिक्रिया कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में और मैग्नीशियम की उपस्थिति में, तो यहाँ पर Q मिलता है। फिर उसकी कराई जाती है फॉर्मेल्डिहाइड से, यहाँ पर R मिलता है, और फिर उसकी जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो S उत्पाद हमें प्राप्त होता है। तो आंसर कह रहा है इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है S वो क्या होगा, ठीक, तो वो यहाँ पर हमें बताना है वो क्या होगा, ये प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया। तो जो S वाला होगा वो लास्ट ऑप्शन यानी कि 4th ऑप्शन होगा, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे। S वाले का जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, यानी कि 98 नंबर का क्वेश्चन।
98 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर भी सेम अभिक्रिया हो रही है फ्यूमिंग H2SO4 के साथ, जो कि एक उत्पाद बना रही है P, फिर उसकी अभिक्रिया कराई जाती है NaOH और हाइड्रोजन आयन के साथ। अब क्या होता है, यहाँ पर Q मिलता है, उस Q की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है सांद्र, यहाँ पर मिल जाता है R। तो पूछा जा रहा है वो R क्या है, वो R होगा पिक्रिक अम्ल। क्या होगा वो R? पिक्रिक अम्ल होगा। क्लियर? ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखी है, जो तीनों रिएक्शंस मैंने बताई उनका डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दे रखा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 99 नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप अगर ऑप्शन देखोगे, ठीक, सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उनके बढ़ते हुए क्रम में उनको लगाया गया है, तो कौन सा है जो सही क्रम को प्रदर्शित कर रहा है। अच्छा, जो एल्केन होते हैं ना, एल्केनों के जब हम क्वथनांकों की बात करते हैं तो वो हमेशा उनके आणविक भार के अनुसार बढ़ते हैं, यानी कि जितना अधिक आणविक भार होता जाएगा क्वथनांक उतना ही अधिक होता जाएगा। ठीक है, ये आपको ये लाइन एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखी हुई है पेज नंबर 302 पर। ठीक, पेज नंबर 302 पर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। तो जो एल्केनों में क्या होता है, आणविक द्रव्यमान कब बढ़ रहा होता है, जब आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा होता है। ठीक, जैसे जितनी जितनी चेन होती जाएगी आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, तो क्या हो रहा होगा, क्वथनांकों का जो क्रम है वो भी बढ़ता जाएगा, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वहां पर बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा 99 का, फर्स्ट वाला, यानी कि ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, प्रोपेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल और पेंटेन 1 ऑल। तो इनका आणविक द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है। एनसीईआरटी में इसी पेज पर एक चार्ट भी दे रखा है, एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको इनके आणविक द्रव्यमान के साथ साथ क्वथनांक भी वहां पर आपको लिखे हुए दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। 99 तक का क्वेश्चन हो गया है डन। 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। चलो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑप्शन समझ में आ गए ना, ये सब गलत हो गए। 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा। ये जो अभिक्रिया दे रखी है इसमें उत्पाद क्या होगा ये आपको बताना है। तो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी का ही है, सेम एकदम ये आंसर वहां पर लिखा हुआ है। कौन से पेज नंबर पर है ये, 218 पेज नंबर पर। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक अभिक्रिया है, ये देखो क्या है, ये टर्सरी है, ठीक, और ये यहाँ पर प्राइमरी है। ठीक, अब ये अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, ये अभिक्रिया कर रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। जब इसे गर्म किया जाता है तो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट को बताना है वहाँ पर कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। देखो 2 प्रोडक्ट बनेंगे और ये जो अभिक्रिया है वो SN1 अभिक्रिया है। ठीक, SN1 अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो जब भी जो टर्सरी वाला हमारे यहाँ पर जो यौगिक है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, और SN1 की जो एक आप देखोगे प्रेफरेंस होता है वो 3rd डिग्री का ज़्यादा, 2 डिग्री का उससे कम और 1 डिग्री का सबसे कम होता है, ये प्रेफरेंस होता है। तो यहाँ पर टर्सरी के पास जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर टर्सरी यानी कि इसके पास जाकर I जुड़ जाएगा और ये सब क्या बना लेंगे, बचे हुए H, ये बना लेंगे CH3OH। ठीक, क्लियर है। SN1 अभिक्रिया के अनुसार अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक क्या मिलेगा, एक यहाँ पर आपको मिल रहा होगा ऑप्शन यहाँ पर ये 3rd, ठीक, एक आपको ये मिल रहा होगा और एक आपको मेथिनॉल मिल रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्लियर, ये SN1 अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3rd यहाँ पर राइट हो जाएगा। SN1 अभिक्रिया में अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से यहाँ पर जो आयोडाइड है, I जो है वो जाकर वहां पर जुड़ जाएगा इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर,
चलो, यानी कि यहाँ पर ये डिस्कशन समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। चलिए, मैं आशा करती हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।